बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सरसद पाकिस्तान के साथ मुल्तान स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे वाटर मैनेजमेंट पर। वाटर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मसला है। जिस तरह वाटर मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत है और जिस तरह हमने अपने पानी को बचाना है, क्योंकि पानी भी कुदरत की उन नेमतों में से है जिसको हम बचा कर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इसका जो ज़िया हो रहा है वो हमारी फसलों पर भी उसके बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं और पीने का पानी भी जो है वो भी नायाब होता जा रहा है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि वाटर मैनेजमेंट किस तरह हो सकता है, उसमें जो हम आम आदमी हैं वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं। इसी हवाले से तफसीली आज गुफ्तगू होगी। मेरे आज जो मेहमान हैं उनका तारफ़ करवा दूँ। मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़रुल्लाह सिंधु साहब, आप डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट मुल्तान हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं सैयद मुदब्बिर शाह साहब, आप ज़राअत तजज़ियाकार हैं, आपका भी शुक्रिया। ज़फ़रुल्लाह सिंधु साहब, जिस तरह मैंने बात की कि कुदरती जो वसाइल हैं उससे पाकिस्तान माला माल है, उनमें पानी सबसे बड़ी नेमत है। पानी के बगैर ज़िंदगी जो है वो नामुमकिन है। इसी तरह हमारी फसलें जो हैं वो नहीं हो सकती। वाटर मैनेजमेंट के लिए वाटर मैनेजमेंट है क्या चीज़? आम शहरी जो किसान नहीं है, ज़राअत से हट के आम शहरी का क्या किरदार है, किसान का क्या किरदार है और किस तरह हम बेहतर अंदाज में वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, इस हवाले से ज़रा तफसीलन बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी ज़िंदगी का पहला असूल है और जिस तरह से आपने वाटर मैनेजमेंट को एक बड़े लिया है पस मंज़र में, पेश मंज़र में, उसमें पूरा वाटर मैनेजमेंट आ जाता है कि जो एक आम आदमी शहर में है वो भी, जो देहात में है वो भी, और जो अपने खेतों को पानी लगा रहा है वो भी। तो शहरों में पानी बचाने के लिए ये है कि आप टूटियों को खुला ना छोड़ें, आप शावर की बजाय बाल्टी में पानी ले लें, आप शेव कर रहे हैं तो उसकी टूटी को खुला छोड़ के शेव ना करते रहें, आप मग में पानी ले लें, उसको करें। कपड़े धोने के लिए आप पानी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, जो ज़रूरत का है वो इस्तेमाल करें। आप गाड़ियाँ धोने के लिए आजकल तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि बहुत थोड़े पानी से भी गाड़ी धोई जा सकती है। वो पुराना जो डग वाला तरीका था वो इस्तेमाल ना करें। फ़र्श के लिए भी पानी इस्तेमाल जो है वो कम से कम किया जा सकता है अगर हम डायरेक्ट पाइप ना लगाएं तो। और इसी तरह देहातों में भी आजकल तो एक और टेक्नोलॉजी आ रही है कि जो टॉयलेट में पानी यूज़ करते हैं उसकी बजाय आप ड्राई टॉयलेट जो है वो टेक्नोलॉजी ले आएँ। तो ये तो है कि आम आदमी जो है वो भी सोचे कि हमने पानी को कैसे बचाना है। अब रह गया ज़राअत, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी तो ज़राअत इस्तेमाल करती है, बिल्कुल ऐसे। तो ज़राअत में पानी बचाना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त जो हमें फ़ी कस सालाना पानी दस्तयाब है वो तकरीबन 1000 मुकाब मीटर फ़ी कस सालाना से भी कम पानी दस्तयाब है। तो जो कौम तरक्की करे उसके लिए ज़रूरी है कि वो पानी कम से कम को 2000 मुकाब मीटर फ़ी का सालाना पानी दस्तयाब हो। और जो मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं वहाँ पर तो 5000 मुकाब मीटर फ़ी का सालाना पानी दस्तयाब अच्छा, ये है। बड़ा फ़र्क आप बता रहे हैं हम में और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। जी, बड़ा फ़र्क है हमारा। एक ये फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है कि वहाँ पर पानी को जमा करने की जो इस्तेदाद है वो बहुत ज़्यादा है। स्टोरेज ठीक है। 300 दिन का, 350 दिन का पानी जो है वो मुल्क जमा कर सकते हैं। कनाडा की एक मिसाल है। जबकि हमारे पास पानी जमा करने की जो इस्तेदाद है, जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 30 दिन की है। 1 महीना। जी, 1 महीने का फ़्लो जो है हम उसको जमा कर सकते हैं अपने मौजूदा तरबेला और मंगला जो हमारे बड़े 2 डैम हैं। इस हुकूमत ने आते ही बहुत अच्छा फैसला किया कि मोहम्मद और बाकी डैम जो है डैम शुरू कर दिए, जो जी उसको बना दिया जाए। वो 25 और 28 तक इंशाल्लाह वो जब मुकम्मल होंगे तो हमारी ये जो इस्तेदाद है ये बढ़ जाएगी। तो हम इस हवाले से खुशकिस्मत होंगे कि हम पानी ज़्यादा स्टोर कर सकेंगे और हमें फ़ी का सालाना जो पानी दस्तयाब होगा वो भी बढ़ जाएगा। अच्छा, स्टोर करने से वो भी बढ़ जाएगी। जाहिर है जब पानी ज़्यादा स्टोर होगा तो आप उसको अपनी आबादी पर तकसीम करेंगे तो 1000 की बजाय हो सकता है वो 1500 मुकाब मीटर फ़ी का सालाना आपको जो है वो पानी दस्तयाब हो जाए। इस वक्त फसलों की हालात ये है कि तकरीबन कोई 30% के लगभग पानी जो फसलों की ज़रूरत है उससे हमें कम मिल रहा है। आबोहवा की ज़रूरत है उससे कम मिल रहा है। फसलों की अगर ज़रूरत आपकी है 65 मिलियन
एकड़ फुट की, मिलियन 10 लाख का है, 65 मिलियन एकड़ फुट की अगर आपको ज़रूरत है, तो आपके पास जो इस वक्त पानी 3 ज़राए से, जो आपका सरफस का पानी है, सतह ज़मीन पर है, दरिया और नहरें, और जो पानी आपको ज़मीन से मिल रहा है, और जो पानी आपको बारिश के ज़रिए मिल रहा है, तो 3 ज़राए हैं आपके पास। उनमें से ज़ाय होने के बाद जो पानी आपको मिल रहा है वो तकरीबन 53 मिलियन एकड़ फुट जो है वो दस्तयाब है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 12 मिलियन एकड़ फुट जो पानी है वो आपका कम है फसलों की ज़रूरत से। तो इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा। संजय साहब, काम की बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर मेरे एक और सवाल भी है। काश्तकार बेजा पानी लगाते हैं, जिस तरह आजकल मैं देखूं गंदम की फसल है, गंदम की फसल के लिए माहिरीन कहते हैं कि इतना पानी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और बाज़ किसान तो ज़्यादा पानी लगा लगा के अपनी फसल का नुकसान भी कर लेते हैं। तो इसके लिए किसानों को कोई अवेयरनेस दें, कोई इसके लिए कोई गाइडलाइन दें। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो पानी देना चाहिए, या तो हम उससे कम पानी देते हैं तो फिर भी फसल की पैदावार कम हो जाती है, या उससे ज़्यादा देते हैं तो फिर भी कम हो जाती है। क्योंकि पानी जब आप ज़्यादा देंगे तो फसल ने सांस लेनी है, ज़मीन में ऑक्सीजन होगी तो वो सांस लेगी। जब आप लगातार पानी लगाते जाएंगे तो जो ऑक्सीजन है, जो हवा है, वो ज़मीन से निकल जाएगी, उसकी जगह पर पानी ले लेगा, तो फसल जो है वो सांस नहीं ले सकेगी, फसल को नुकसान होगा। जी, पानी ज़्यादा भी लगाने से नुकसान होगा कि आप दो तरह से नुकसान कर रहे हैं, पानी भी ज़ाया कर रहे हैं और फसल को जो है वो उसकी सांस भी आप अच्छा सर साहब, फसल की बात पर फिर आते हैं। मैं मुदब्बिर शाह साहब से बात करना चाहता हूँ। शाह साहब, आप ज़राई तज्ज़ियाकार हैं, लिखते भी हैं, कालम निगार भी हैं। पहले तो ये बताएं कि जो शहरों की मैं बात करता हूँ, हम गुजरते हैं जहाँ से भी, वो वाटर पंप चल रहे होते हैं, सड़कों पे देखते हैं पानी खड़ा होता है, इसके लिए आम शहरी की जिम्मेदारी क्या है? किस तरह हमें एहसास पैदा होगा कि इतनी बड़ी जो कुदरत की नेमत है उसको हम सड़कों पर ज़ाय कर रहे हैं, इसके लिए क्या किया जाए? देखें इफ्तिखार साहब, पानी एक नेमत तो है, लेकिन इसको सेंस डेवलप करने की ज़रूरत है। हमें तो पानी की इतनी तंगी हो जानी है फ्यूचर में जाके कि हमें तो आज अपने निसाब में शामिल कर देना चाहिए। बच्चे को पढ़ाना चाहिए 5 साल की उम्र में कि आपने पानी को कैसे इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ठीक है जी सर, अगर हमने आज ना किया तो आइंदा आने वाली नस्लें तो हमें गिरेबान से पकड़ेंगी, बल्कि हमारा तस्करा करेंगी। भाई ये हमारे जो बुजुर्ग गुजरे हैं उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, हमें समझाया नहीं है कि हमने पानी कैसे इस्तेमाल करना है। आज जो हम पानी ज़ाया कर रहे हैं, ये हमारी नस्लें इसका खमियाजा भुगतेंगे, आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये बात आपकी दुरुस्त है। अगर कोई निसाब में शामिल करें सर, इसको निसाब में शामिल होना चाहिए कि हमें पानी कैसे यूज करना है। अब हम घरों को धोते हैं, पानी ज़ाया। मुल्तान में, लाहौर में, और जो मेन हमारे जो 6-7 शहर है, इस्लामाबाद बड़े शहर, इनके अंदर जो आपकी सर्विस स्टेशन पे जो कार वाश होती है, आप इस पानी को इस्तेमाल करके 50,000 टन सब्जी पैदा कर सकते हैं। अच्छा, जो इस पानी से। जी सर, ये रिपोर्ट। अच्छा जी, एक पहले बात होती थी कि आइंदा जो जंगें होंगी वो सिर्फ पानी पर होंगी बहुत सारे ममालिक में। जारी बात है, पानी के साथ जिंदगी है, तो आपकी बात ठीक है। और जिस तरह फूड सिक्योरिटी का मसला बढ़ता जा रहा है, फूड सिक्योरिटी भी तो पानी के साथ ही है। अब आप देखें ना, हमारी जेर जमीन पानी साउथ पंजाब में जो कि ज़राई इलाका है, वो नीचे चला गया है। हाँ जी, कई जिला ऐसे हैं जहाँ पर 300-300 फुट नीचे चला गया है। उसकी वजह यही है कि कमी होती जा रही है। 100 फुट, 150 फुट पानी कमी हो, हम उसको सही मैनेज नहीं कर रहे। मिस मैनेजमेंट भी है। पानी अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हम उसको मिस मैनेज कर रहे हैं, और इतना मिस मैनेज कर रहे हैं कि हम उसके साथ नुकसान कितना कर रहे हैं, इसको आप सोच नहीं सकते। अच्छा, अब आप ये देखें कि इस साल हमने पानी के गलत इस्तेमाल की वजह से क्या हुआ है कि हमारी फी एकड़ पैदावार कम हो गई है। क्या हुआ है? फी एकड़ पैदावार कम होने से हमें नुकसान यह है कि $4 अरब की तो हमने सिर्फ कॉटन इंपोर्ट की है इस साल, इस माली साल में। $1 अरब की हमने गंदम और चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं हम। ये सिर्फ इसलिए है कि हमारी फी एकड़ पैदावार कम हो गई है। हमारी गंदम उतने ही एरिया में लग रही है, लेकिन फी एकड़ पैदावार कम है। उसकी वजह आप क्या समझते हैं? पानी गलत मिस मैनेजमेंट। या तो हम पानी ज्यादा लगा रहे हैं या पानी कम लगा रहे हैं। फी एकड़ पैदावार को बढ़ाने के लिए वाटर मैनेजमेंट सर जब तक नहीं होगा हम सर्वाइव नहीं कर सकते। वाटर मैनेजमेंट के लिए आम शहरी को आप $5 अरब आप इस साल सिर्फ हम ज़रूरी मुल्क हैं, इसमें कोई शक तो नहीं है ना आपको। इसके बावजूद हम $5 अरब सिर्फ हम खर्च कर रहे हैं
یہ چیزوں کے اوپر جو ہم یہاں پر یوز کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، پروڈیوس کر سکتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہماری واٹر مینجمنٹ نہیں ہے، ہم واٹر کو صحیح استعمال نہیں کر رہے، ہم پانی کو صحیح استعمال نہیں کر رہے. اس کے اوپر سر ہماری حکومت کو بھی اور ہمارے جو اربابِ جو سوچ رکھنے والے ہیں ان کو اس کے اوپر نا فوری طور کے اوپر اس کو ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. اگر ہم نے آج اس کے اوپر کام نہ کیا تو بہت پرابلم آنے والا ہے ہمیں. سندھو صاحب ایسی کوئی فگر ہے ہمارے پاس جی. کہ پانی کی وجہ سے ہم کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں؟ اس میں جو حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے وہ یہ ہے کہ لیزر لینڈ لیولنگ یونٹس جو ہے اچھا یہ ایگریکلچر کے لیے آپ جی ایگریکلچر کے لیے، کیونکہ زیادہ تر پانی تو آپ کا زراعت میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کے لیے حکومت نے ایک تو لیزر لینڈ لیولنگ یونٹ سبسڈی پر، پہلے یونین کونسل لیول پر تھا، اب تو ہر یونین کونسل میں بہت زیادہ لیزر لیولرز جو ہیں وہ ہم یہ جو دے رہے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ لیولر جو ہیں یہ آپ نے سبسڈی پہ کسانوں کے دیے ہیں، یونین کونسل میں رکھے ہوئے ہیں رینٹ کے لیے کسانوں کو، اور وہ رینٹ پر بھی دیتے ہیں، اپنا بھی کرتے ہیں. اپنا تو خیر ان کا وہ ظاہر ہے 10 15 20 ایکڑ کے ہم مالک کو دے رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر رینٹ پر اس کو چلاتا ہے. اچھا اس کا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب زمین لیول ہوگی تو پانی کا استعمال کم ہوگا؟ پانی کا استعمال بھی کم ہوتا ہے اور جو فصل ہے وہ بالکل برابر کھڑی ہوتی ہے اور سارے پودوں کو برابر پانی میرے ملتا خیال ہے. میں اس کی پیداوار بھی بڑھتی ہے. پیداوار بھی ظاہر ہے پر جب پانی پراپر ملے گا، اچھے طریقے سے ملے گا اور بالکل برابر ملے گا، ہاں تمام پودے برابر کھڑے ہوں گے، تمام پودے برابر پانی لیں گے تو ظاہر ہے پیداوار بھی بڑھے گی. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سبسڈی پر دے رہی ہے. اس دفعہ ملتان ضلع میں آپ یہ دیکھیں کہ 131 لیزر لیولنگ ہم نے سبسڈی پر قرآن اندازی کے ذریعے دیا. جی صرف ڈسٹرکٹ ملتان کی اگر میں بات کروں تو، باقی اسی طرح سارے پنجاب میں. ایک تو یہ ہو گیا کہ اس سے ہم پانی بچا سکتے ہیں اور اس سے اچھی خاصی بچت جو ہے وہ پانی کی ہوتی ہے. دوسرا گورنمنٹ یہ کر رہی ہے کہ سبسڈی پر ڈرپ اریگیشن، یعنی باغات کے لیے یہ بہت کامیاب ہے. اگر زمیندار 1 سال 2 سال اس پر محنت کر لے شروع میں تو یہ سسٹم کامیاب ہے اور بہت اچھا چل رہا ہے. اور اس سے جو آپ کی بارانی ایریاز ہیں، جو آپ کے بیٹ کے ایریاز ہیں اور وہاں جہاں پر پانی کم ہے ان علاقوں میں، جہاں زمین لیول نہیں ہے، جیسے لیول ہے، جس طرح ہمارا یہ تھل کے علاقے میں بہت زیادہ یہ کامیاب ہے، چولستان کے علاقے میں بڑا کامیاب ہے. کنوں پہ کامیاب ہے، لیکن یہ مینگو پر مینگو پر بھی کامیاب ہے لیکن پریکٹس ہو نہیں رہی. پریکٹس جس طرح کنوں پہ ہم دیکھتے ہیں اس طرح آم پہ میں نہیں دیکھ رہا. اب لوگ اس پر آ گئے ہیں اور اب لوگوں میں یہ خنوال کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ وہاں ایک ہمارے فارمر ہے، انہوں نے 10 فٹ بائی 3 فٹ، یعنی ان کا جو قطاروں کا فاصلہ ہے وہ 10 فٹ ہے اور جو پودوں کا ہے وہ 3 فٹ ہے، اس پر لگایا ہے سسٹم اور وہ بڑی محنت کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ چل جائے گا. اسی طرح انہوں نے اس پر امرود پر لگایا ہوا ہے سسٹم، وہ بڑا کامیاب ہے. میاں چنو میں بڑے اچھے فارمرز ہیں جو کامیابی سے چلا رہے ہیں. نہیں جو ڈرپ اریگیشن آپ کہہ رہے ہیں اس کی لاگت ایک بار آتی ہے اور فی ایکڑ کتنی آتی ہے تاکہ ہمارے کسان سنیں، اور ہر سال اس کو کچھ چینج کرنا پڑتا ہے یا کیا ہے؟ ذرا تفصیل بتائیں. اگر کوئی کسان ڈرپ اریگیشن پہ جانا چاہتا ہے تو اس کا خرچہ کتنا آئے گا، طریقہ کار کیا ہے، کس سے رابطہ کریں؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کو ہر سال تبدیل نہیں کرنا پڑتا. ٹھیک ہے. اس کی جو پیداوار ہے اس کی جو لاگت ہے اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ 3 ایکڑ پر لگانا چاہ رہے ہیں سسٹم، 5 پر، 10 پر یا 15 پر. جتنے آپ ایکڑ کم پر لگائیں گے ظاہر ہے فی ایکڑ اس کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھے گی. نمبر 1. نمبر 2 فصل کی قسم کون سی ہے، اس پر بھی ظاہر ہے کسی فصل کو کم پانی کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کس پر موضوع زیادہ ہے؟ جو جتنا بڑا پودا ہوگا یا جتنے زیادہ پودے آپ فی ایکڑ لگائیں گے، جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر آپ 700 پودا لگا دیتے ہیں امرود کا 1 ایکڑ میں، یا آپ 800 پودا آم کا لگا دیتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کی جو ضرورت ہے پانی کی فی ایکڑ وہ زیادہ ہوگی. جب زیادہ ہوگی تو آپ کو ڈرپر زیادہ لگانے پڑیں گے، آپ کو جو لیٹرل لائن ہے وہ زیادہ لگانی پڑے گی، تو ظاہر ہے اس کا خرچہ بڑھے گا. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ فی ایکڑ جو اس کا خرچہ ہے ڈرپ اریگیشن کا وہ کوئی 60,000 سے لے کر 1 لاکھ پلس تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا انحصار اسی پر ہے کہ آپ کی فصل کون سی ہے، آپ نے پودے کتنے لگائے ہیں. گندم کے لیے تو کامیاب نہیں ہوگا. نہیں، گندم کے لیے بھی ہم نے لگا کے دیکھا ہے، گندم کے لیے بھی یہ کامیاب ہے. تھوڑا سا جو اس کا بیڈ ہے، بیڈ پر لگانی پڑے گی آپ کو، اور بیڈ کی شیپ جو ہے، جو شکل ہے، اس کو تھوڑا سا آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. گندم کی فصل جب تیار ہوگی اس کے بعد پھر کیا آپ اس کو کھینچ لیا جاتا ہے. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے ہم جو کریں سسٹم
وہ یا تو ڈرپ ٹیپ کا سسٹم ہو کہ ہر دفعہ اس کو لپیٹ کر زمینداروں کو واپس دے دے فیکٹری کو، یا پھر یہ ہے کہ سب سرفس ڈرپ لگائی جائے جس کو ہر دفعہ کھینچنا نہ پڑے، نہ پڑے، پرماننٹ ٹھیک ہے، پرماننٹ وہ لگی رہے۔ جس طرح باغات میں آپ کہتے ہیں پرماننٹ، باغات میں تو زمین کے اوپر پڑی رہتی ہے، پرماننٹ لگی تو یہ جو فصلیں کلوز گروئنگ آپ کی کراپس ہیں، جیسے آپ مثال دے رہے ہیں اس کی کپاس کی ہے یا گندم کی ہے، تو ان میں زیر زمین دبانی پڑے گی، تو پھر وہ مستقل پڑی رہے گی، آپ اس کے اوپر فصل لگاتے جائیں گے۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے، پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ سبسڈی پر یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ ڈرپ کو چلانا چاہیں سولر پر تو وہ پنجاب گورنمنٹ اس پر 50% سبسڈی پر سولر سسٹم دے رہی سولر ہے بھی آپ سبسڈی پہ دے رہے ہیں؟ جی، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس سے ڈرپ کو چلایا جائے، اچھا، اور چیزیں ٹیوبل کو نہ چلایا جائے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر ہم ٹیوبل کو چلائیں گے تو یہاں یہ بات کرنی بالکل ناگزیر ہے اور بڑی ضروری بھی ہے کہ جب ہم زیر زمین پانی کو بہت زیادہ نکال کے استعمال کر رہے ہیں تو جو پانی کی سطح ہے زیر زمین وہ گرتی جا رہی ہے، جو واٹر لیول کم ہوتا جائے، جی وہ گرتی جا رہی ہے۔ اس کے گرنے سے ہمیں ایک تو یہ ہے کہ جیسے کہ پانی پینے کو نہیں ملے گا، دوسرا یہ ہوگا کہ جو کھارا پانی ہے، جو سلائن واٹر ہے، نمک والا، وہ اس جگہ پر آ جائے گا جہاں سے ہم تازہ پانی نکال کے فصلوں کو لگائیں گے۔ اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو واٹر لیول اگر نیچے جا رہا ہے تو اس کی جو کوالٹی ہے وہ خراب ہو جائے گی، وہ پینے کے قابل نہیں رہے گا، اس میں فصلوں کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ اچھا، فصلوں کے قابل بھی نہیں۔ یس، تو اس لیے ہمیں دو چیزوں کو بچانا ہے، جو پانی نہروں میں آ رہا ہے اس کو بھی بچانا ہے، اور جو زیر زمین ہے جیسے بھی شاہ صاحب فرما رہے تھے وہ اصل میں اثاثہ ہے ہماری آنے والی نسلوں کا۔ زیر زمین جو پانی وہ تو زندگی ہے، وہ ان کا بھی حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، آنے والی نسلوں کا حصہ ہمیں نہیں پینا چاہیے، آنے والی نسلوں کا حصہ ہمیں بچا کر رکھنا چاہیے۔
جو ضرورت ہے وہ استعمال کریں، باقی آنے والی نسلوں کے لیے نہیں، بچائیں یہ اس جو کو۔ پھر ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں اتنی تعداد میں، تو اس سے تو واٹر لیول روز بروز گرتا جائے گا۔ گرتا جا رہا ہے جی، بالکل گرتا جا رہا ہے۔ جہاں پر پہلے 10 فٹ پر تھا آپ کے تھالے ایریا میں پانی، وہ ابھی 30 فٹ پر جا چکا ہے، تو اس طرح سے پانی تو گر رہا ہے نیچے۔ تو اس کے لیے واٹر مینجمنٹ جو ادارہ ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ واٹر مینجمنٹ یہی، ایک تو لینڈ لیولنگ، لیزر لینڈ لیولنگ کا ہم کر رہے ہیں کہ جو ڈرپ نہیں لگوا رہا وہ کھیت کو ویسے لیول کر لے، اس سے پانی بچا لے۔ دوسرا ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ڈرپ اریگیشن سسٹم پر آئیں، اگر دوسرے سسٹم میں آپ 100 لیٹر پانی دیتے ہیں تو اس میں 50 ضائع ہو جاتا ہے، جو آپ کا کھلا پانی آپ لگاتے ہیں جس کو آپ گریوٹی سسٹم کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ڈرپ پر آ جائیں تو یہی 100 لیٹر آپ پانی دیں گے فصل کو تو وہ 90 لیٹر استعمال ہوگا، زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 لیٹر جو ہے نا وہ آپ کا ضائع ہوگا۔ تو یہ گورنمنٹ بہت بڑا اس پر سبسڈی دے کے لوگوں کو انسینٹو دے رہی ہے کہ لوگ اس طرف آئیں۔ پھر ڈرپ چلانے کے لیے جو خرچہ ہے اس کے لیے گورنمنٹ آپ کو کہہ رہی ہے کہ جی ذمہ دار بھائیو آپ ادھر آئیں، ہم آپ کو 50% سبسڈی پر سولر دیتے ہیں، آپ ڈرپ کو اس سے چلا لیں۔ اچھا شادی، میں آپ سے بات کروں گا، یہ جو آبی وسائل ہیں سر میں قطع کلام میں ڈرپ ایریگیشن کے لیے نا قانون سازی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جی سر، اس کی کیا ایک قانون سازی مربع ہے؟ سے 1.5 مربع کا جو ذمہ دار ہے اس کو آپ پابند کریں کہ وہ ایک ٹیوب ویل سے زیادہ نہ لگائے، ٹھیک ہے نا، اور کم سے کم 10 ایکڑ لازمی ڈرپ کے اوپر لے کے جائے۔ قانون سازی کریں گے آپ، چلیں یہ اور میں سختی کے ساتھ، ایگریکلچر کے حوالے سے ہمیں سندھو صاحب بتائیں گے، سختی کے آپ ساتھ۔ یہ بتائیں کہ آبی وسائل کے حوالے سے ہماری کسی حکومت نے آج تک کام نہیں کیا۔ یقیناً جس طرح آپ نے کہا کہ ہماری آنے والی نسلیں اس کا خمیازہ بھگتیں گی، ہم خود بھی بھگت رہے ہیں۔ بعض ٹائم جب خشک سالی ہوتی ہے تو ہمارے سٹوریج نہ ہونے کی وجہ سے بڑا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے، فصلیں بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے اور اس کی اہمیت کیا تھی اور کیوں نہیں کیا گیا؟ سر یہ نہیں کیا گیا، اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری ٹوٹل جی ڈی پی آپ کو پتہ $300 ارب ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں اگر ہم جس طرح کہ یہ بتایا سدھو صاحب نے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پانی سٹوریج کریں، تو ہمیں کم سے کم اپنے پانی سٹوریج کے لیے $50 ارب درکار ہیں۔ کتنے؟ 50 ارب ڈالر۔ یہ ڈیم بنانے کے جی لیے سر، کہنے یہ کے لیے؟ ڈیمز کے ڈیم تو اس ڈیمز گورنمنٹ نے کے شروع علاوہ کر اور دیا۔ باقی بھی، صرف ڈیم سے نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے آپ کر سکتے ہیں، پھر اس سے آپ بجلی بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ $50 ارب آپ کو ایک قانون سازی کر کے ہمارے سیاستدانوں کو، ہماری حکومت کو، ارباب اختیار کو یہ کرنے پڑیں گے تاکہ ہم فیوچر میں ایک زرعی ملک بن سکیں۔ ہم زرعی ملک تھے، اب نہیں رہے، کیونکہ جب ہم 5 ارب ڈالر کی، 6 ارب ڈالر کی زرعی چیزیں باہر سے منگوا رہے ہیں تو ہم کس چیز کے زرعی ملک ہیں جناب؟ ہم نہیں ہیں۔ ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہوگا۔ $50 ارب ہمیں درکار ہوں گے ڈیمز بنانے کے لیے اور پلس پانی کی سٹوریج کے لیے۔ دنیا میں آپ دیکھیں کون سا ایسا زرعی ملک ہے جس کے پاس صرف 30 دن کا پانی ہے، جیسے ابھی فرمایا انہوں نے؟ کون سا زرعی ملک ہے مجھے بتائیں؟ پورے 200 دنیا کے کنٹریز ہیں، نہیں ہے کوئی ملک، صرف ہم ہیں۔ یہ ملک نہیں، آبی وسائل پر توجہ کیوں نہیں دی گئی؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس کی اہمیت سر بہت دیکھیں، زیادہ اس ہے۔ میں کافی ساری چیزیں ہیں۔ کالا باغ ڈیم ہے، وہ سیاست کی نظر ہو گیا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں وہ نہیں ہو سکیں۔ دوسری وجہ ایک اور ہے جو مین ہے، جو میں مطلب سوچ سکا ہوں کہ یہ جو ڈیمز ہوتے ہیں نا سر، اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ حکومتیں آتی ہیں 5 سال کے لیے، وہ کہتے ہیں جی ہم ذخائر وسائل لگا دیں سارے ڈیمز کے اوپر، عوام کو انسینٹیو نہ دیں، تو وہ 5 سال کے اوپر تو پورا نہیں ہوتا نا سر، اس کے لیے تو وقت چاہیے۔ تو اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا ورک کرنا پڑے گا سر۔ اب یہ پانی کے، ہاں، پانی کا وسائل پیدا کرنے موجودہ کے لیے حکومت اور ڈیم آتے ہی شروع کر دیے ہیں اور الحمدللہ اب یہ ابھی ان کے دور میں تو نہیں بنیں گے نا سر، یہ تو چلے اگلے بن دور میں۔ جائیں گے نا۔ اگر پچھلی گورنمنٹ جو تھی وہ کرتی تو آج بن چکے ہوتے۔ ہر حکومت کو چاہیے کہ پانی کے اوپر کوئی سیاست نہ ہو، ڈیمز کے اوپر کوئی سیاست نہ ہو، آبی وسائل کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ یہ شاہ صاحب کا نقطہ نظر درست ہے کہ ہمیں یہ ہماری آنے والی نسلوں کا اثاثہ ہے پانی، جتنا ہم اب بچا جائیں گے تو اس پر واقعی اچھا سندھو صاحب، یہ بطور جو قوم پانی سوچنا ہم نے پڑے بڑی گا۔ بات کر لی ہے، جو نیچے والا پانی ہے اس کا لیول گرتا جا رہا ہے تیزی کے ساتھ یقیناً سر، اس کے ہمارے ضلع لودھنا کے اندر 400 پہ چلا گیا بھائی، 400 فٹ نیچے چلا گیا پانی۔ اس طرح ابھی شہر میں اگر پانی پینے کے پمپ لگائیں تو وہ بھی 400 فٹ کے نیچے جا جی کے جی، پانی لاہور کے آپ کو اندر صاف ملتا ہے۔ لاہور میں اس 1000 نہیں، کے اوپر۔ اس میں ایک اور بات ہوگی، سر یہ جو تصور ہے نا کہ ہم نیچے جاتے جائیں گے تو پانی صاف ملے گا، یہ اس کی بھی ایک حد ہے۔ اچھا، آپ جہاں پر بیٹھے ہیں ملتان میں، یہاں سے لے کر شاہ کوٹ تک
یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی زمانے میں یہاں سمندر تھا. اچھا یہ آپ جیسے جیسے نیچے جائیں گے نیچے تو نمک ہے, اچھا تو یہ نہیں آپ مطلب کہہ کہ سکتے نیچے کہ پانی اور خراب آئے گا, جی پینے کا پانی آپ کو لیے نایاب ہو جی جائے آپ گا. بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ 1500 فٹ نیچے پمپنگ کریں نیچے سے جا کے تو وہاں سے صاف پانی آئے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایک خاص ہے جگہ جہاں سے آپ پانی لیں گے تو وہ صاف ہوگا. نیچے تو پانی بالکل کھارا ہے, نیچے تو ویسے اپنا سمندر کی تہہ ہے جس کے اوپر آپ بیٹھے ہیں اس وقت. اچھا یہ سنکھیا کی جو مقدار ہے یہ کم ہوتی جا رہی ہے نا, یہ سنکھیا کی مقدار بڑھتی جا رہی ہے آرسینک کی, اور جیسے جیسے آپ پمپنگ کریں گے بڑھتی جائے گی, اور بہت ساری ہیوی اس کے میٹلز پھر اس میں روکنے آئیں کے گی. لیے کیا اقدامات حکومت کر رہی ہے, ادارے کر رہے ہیں, آپ ذمہ دار کو 3 سوال سوچنے چاہیے. ٹھیک ہے پانی فصل کو دینا کیسے ہے, ایک موگے سے لے کر فصل تک آنا کیسے ہے, اس کے لیے ہم پکے کھالے بنا رہے ہیں اور تقریباً 60% 60 سے 70% سبسڈی لوگوں کو دے رہے ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نکے کھالے ان کی صفائی رکھیں. پھر اب بات آگے کھیت کو لگانے کی, اس کے لیے ہم لیزر دے رہے ہیں کہ تاکہ وہاں پانی بچ جائے. تو ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ جیسے بھی ہے اس کو رقبے کو لیول کریں, اس کو پدھرا کریں, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. اچھا یہ ہو گیا. اس کے بعد ڈرپ پر آ جائیں. یہ بھی یہی جب سوال ہے, اگر میں انگریزی میں سوال کروں تو میں کہوں گا ہاؤ, کیسے لگانا ہے پانی. تو ایک چیز میں نے بتا دی, دوسری ڈرپ, اور تیسری سپرنکلر. آپ اپنے ڈرپ کو سولر پر چلائیں تو یہ ہاؤ کا جواب مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال اگر میں انگریزی میں کہوں تو ہم کہیں گے وین, کب, فصل کو پانی کب لگانا ہے, نہ پہلے لگائیں نہ بعد میں لگائیں. تو اس کے لیے آپ بازار سے اگر سستا سا ڈیجیٹل ایک موئسچر میٹر ہے جو نمی کو چیک کرتا ہے کہ زمین میں نمی کتنی ہے, اس کے مطابق تو وتر کے بعد وتر ایک پانی آپ پانی لگا دیتے ہیں. 2 دن 3 دن 4 دن بعد اگر ریتلا رقبہ ہے تو جلدی وتر آ جاتی ہے. اگر آپ کا چکنا رقبہ ہے یعنی کلے ہے, چیکنی مٹی ہے, تو وہ ظاہر ہے وہ لیٹ وتر آئے گی. تو وتر سے لے کر اس وقت تک جب پانی بالکل خشک ہو جاتا ہے اور پودے کو زمین میں پانی نہیں ملتا, جس کو ہم انگریزی میں ولٹنگ پوائنٹ کہہ دیتے ہیں, تو اس کے درمیان میں جو پانی ہے جب اس کا 50% پودا لے لے گا تو آپ کو چاہیے کہ آپ فصل کو پانی لگا دیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے لیے موثر میٹر کوئی 2-3 ہزار سے لے کے 60-70 ہزار 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک کا موثر میٹر آتا ہے. تو ذمہ داروں کو چاہیے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم نے ایک پروجیکٹ بھی دیا ہوا ہے ساؤتھ پنجاب PND کو, کہ ہم لائیں گے اس پروجیکٹ کو جون کے بعد. کوشش ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ گورنمنٹ بالکل ہمارے ساتھ اس معاملے میں بہت تعاون کر رہی ہے کہ وہ ہم لائیں. ذمہ داروں کو ہم یہ تربیت دیں کہ جب 50% نمی زمین سے ختم ہو جائے تو آپ پانی لگا دیں. اس طرح سے ہو سکتا ہے آپ کی گندم 4 پانیوں سے تیار ہو جائے, 6 نہ دینے پڑے. اور ہو سکتا ہے کہ جو ہم پانی کپاس کو دے رہے ہیں وہ ہم کم دے رہے ہیں, وہ ہمیں بڑھانا پڑے. اچھا اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پانی کتنا دینا ہے, ٹھیک ہے, تو کتنا دینے کا جواب بھی وہی موثر میٹر دے گا کہ جب وہ پانی دوبارہ وتر کنڈیشن میں آ جائے آپ پانی کو بند کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ذمہ دار کو, ہمارے بھائیوں کو اب اس لیول پر آ کر, اس سطح پر آ کر سوچنا پڑے گا تاکہ ہم پانی بچا بھی سکیں, ہماری پیداوار بھی بڑھ سکے, اور جو کمی ہے کا ہم شکار ہو رہے ہیں اس کمی سے ہم بچ جائیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے کریں. اور ایک آسان طریقہ بھی ہے ذمہ داروں کے لیے کہ جب تک وہ موثر میٹر نہیں لیتے, ایک جھٹکا طریقہ یہ ہے کہ جو زمین چکنی ہے, کلے والی ہے, اس کے ایک آدھ مرلے میں آدھی ریت مکس کر دیں. اچھا, جب وہ آدھے مرلے والی فصل پانی محسوس کرے کمی تو پانی لگا دیں, کیونکہ ریت سے اس کو ظاہر ہے وہ پانی زیادہ جلدی ہوگا. ایک یہ جھٹکا طریقہ ہے. اور دوسرا, اگر کہیں ریتلی زمین ہے, یہ کلیہ کامیاب نہیں ہوتا کہ اس میں آدھی ریت مکس کر لیں, تو وہاں پر ایک آدھے مرلے میں بیج کو ڈبل کر لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. جب وہ آدھا مرلہ پانی مانگے تو ساری فصل کو پانی لگا دیں. یہ جب تک ذمہ دار موثر میٹر نہیں لیتا. میٹر بھی تو اتنے مہنگے نہیں ہوں گے. نہیں اتنے مہنگے نہیں ہیں, یہ کوئی 4000 سے لے کر اب تو ٹیکنالوجی آگے اس طرح جاتے کی جا آ رہے گئی ہیں. ہے اور کسان بھی پڑھے لکھے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مختلف میڈیا سے بھی ان کو جو ہے وہ خبر مل جاتی ہے. اچھا پھر ایک اور گورنمنٹ ایک اور کام کر رہی ہے کہ دیکھیں پانی 8ویں دن آتا ہے آپ کے پاس, کہیں 4 دن کی باری ہے, کہیں 8ویں دن کی باری ہے. تو گورنمنٹ ایون اب یہ کر رہی ہے کہ آپ اپنے رقبے پر ایک تالاب بنائیں, پونڈ بنائیں, جہاں پر آپ پانی کو سٹور کر لیں.
ताकि जब ज़रूरत हो आप वहाँ से उठा के फसल को पानी और वो ड्रिप दे इरिगेशन दें। के लिए बड़ा मौजू भी हो सकता है, पानी आपका पड़ा हुआ है। यस, ड्रिप के लिए भी वैसे भी। अच्छा। और दूसरा उसका फायदा ये है कि चूंकि आपकी आबोहवा चेंज हो रही है, कभी बारिशें बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी नहीं कम होती हैं, होती। तो होती जब बहुत ज्यादा हो जाए तो उसका भी नुकसान है, आपकी खड़ी फसल का नुकसान है। पानी स्टोर तो कर लें, वो पानी आप निकाल के जो डाल वहाँ फसलों से निकालें, उसमें स्टोर कर लें, तो वो यानी उसको। अच्छा सिंधु साहब, ये सारी बात आपकी बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन इसमें अगर एक और भी अगर आप वाटर मैनेजमेंट को देख रहे हैं, जहाँ पे सारा साल नहरी पानी है तो वहाँ ट्यूबवेल बंद करा दें। मकसद जहाँ सारा साल नहरी पानी मौजूद है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ट्यूबवेल तो आर्टिफिशियल सर लगने मिल रहा नहीं है। चाहिए। जी, ये गवर्नमेंट इस पर कानून साजी कर रही है। एक ड्राफ्ट बिल, इस जो मेरे इल्म में है कि एक ड्राफ्ट बिल पंजाब हुकूमत ला अच्छा, रही आपने है। अभी थोड़ी देर पहले इसको पुख्ता खालों की बात की कि आप कितने परसेंट, 80% दे रहे हैं, पहले तो 80% होता था। तकरीबन 60 से 70% तक गवर्नमेंट दे रही है पुख्ता खालों मुख्तलिफ स्कीमों में। जी, अच्छा, पुख्ता खालों में किसान कितनी दिलचस्पी ले रहा है, और पंजाब गवर्नमेंट ने इस दफा कितने फंड्स रखे हैं, कितना सब्सिडी? पुख्ता खालों में तो गवर्नमेंट बिल्कुल फंड्स दे रही है जितनी ज़रूरत है महकमे को, कोई कमी नहीं है। उसमें कोई कमी नहीं आ रही। गवर्नमेंट इस मामले में बिल्कुल अपने जहाँ से भी कर रही है, गवर्नमेंट इस मामले में ज़िम्मेदार की मदद कर रही है। तो जो पहले खाले नहीं बने हुए, वहाँ का जो ज़िम्मेदार है उसको हम अपनी महकमे की ज़ुबान में कहते हैं रेगुलर खाले, ठीक है, कि जो पहले बिल्कुल नहीं बने हुए। बिल्कुल कच्चे हैं। हाँ, वहाँ पर जो हमारे ज़िम्मेदार भाई हैं, मैं उनसे इस वसातत से बिल्कुल किसान हमारे भाई दरख्वास्त सुन भी रहे हैं, करूँगा बिल्कुल ज़रूरी है। कि भाई आप उनको बनाएं, वहाँ पर ज़िम्मेदार हमारे जो है वो दिलचस्पी का इजहार नहीं करते। अच्छा, जो खाले एक दफ़ा पहले बन चुके हैं, ज़िम्मेदार को पता चल चुका है कि खाला बनाने का क्या फ़ायदा है, क्या हुआ है, वहाँ पर तो ज़िम्मेदार भाग भाग कर आते हैं कि जी हमारा खाला और बना दें और बना दें और क्योंकि वो बना दें। अपना फ़ायदा देख चुके हैं, हैं, ठीक है। वो कहते हैं हमें खाला 100% बना दें। अच्छा, अब गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है कि 50% से ज़्यादा खाला बनाया नहीं जा सकता, और बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो मुआशी तौर पर उसमें जो मुफादात हैं, जो फ़ायदे हैं ज़िम्मेदार के, वो कम हो जाते हैं, खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो हमने अच्छा, ये जो पक्के खाले आप कह रहे हैं, इससे तो पानी की जो चोरी है, जो वो ताकतवर लोग रुक हैं, जाती है, वो पानी की चोरी कर रुक लेते जाती है, थे। बिल्कुल। इसकी और बचत भी हो पक्के नक्के लगने की वजह से जो पानी ज़ाय होता ज़ाय है, होता है, बिल्कुल वो भी ऐसे रुक जाता है। रुक जाता है। अच्छा, अब पुली नहीं होती खाले पर, वहाँ से ट्रैक्टर गुजर रहे हैं, ट्रालियाँ गुजर रही हैं, जानवर गुजर रहे ज़ाय हो रहा हैं, है तो वहाँ भी पानी ज़ाय होता है। वह पक्की पुली बन जाएगी, वो पानी भी बच अच्छा, जाएगा, पक्के नक्के से किसान के लिए आसानी भी पैदा हो जाती आसानी भी पैदा, वो आसानी से खोलेगा, बंद कर लेगा, पानी ज़ाय नहीं होगा। तो जिम्मेदारों, वो हमारे जिम्मेदार भाई कोई 1000 से 1100 के लगभग खाले हैं, अगर मैं मुल्तान ज़िले की बात करूं, और अगर मैं साउथ पंजाब के 3 डिवीजन्स की बात करूं तो तकरीबन 3700 से लेकर 4000 खाले हैं जो अभी तक बिल्कुल नहीं बने। नहीं, आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप 50% बनाते हैं? अगर 100% बन जाए तो आपकी पानी की बचत हो, किसानों को भी आप फायदा ये हो। देखें, नहीं, एक होती है मुआशी फ़ायदा, जो हर कौम को सोचना चाहिए, हर मुल्क को सोचना चाहिए कि मैं अगर 100 रुपया खर्च कर रहा हूँ तो उसमें से मुझे फ़ायदा क्या आएगा। एक ज़िम्मेदार के पास अगर एक बंदे के पास 100 रुपया है, वो एक कारोबार करना चाहता है, तो वो पहले सोचेगा कि मैं 100 खर्च करता हूँ तो मुझे इसमें मुनाफा कितना आएगा। तो 50% तक तो हमने हमारे जो तकनीकी माहरीन हैं, जिनको हम कंसल्टेंट्स कहते हैं, उनके ज़रिए हमने स्टडी करवाई है, मुतालिया करवाया है, तहकीक रिसर्च करवाई है कि कहाँ तक हम बनाएं तो जो खर्च है उस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो वो जो सतह आई है, वो जो एक पॉइंट आया है, वो है 50% का। 50। तो हुकूमत जो है अब वो 50% तक खर्च कर रही है। पहले 30% हम बनाते थे, अब 50 है। अब 50। यकीनन अगले मरहले में ये 100% हाँ, हो जाएगा। तो शादी में आपकी तरफ उसकी एक वजह ये भी है, मैं ये भी बता दूं कि हमारे जिम्मेदार चूंकि भाई सुन रहे हैं कि आखिरी जो हिस्सा होता है खाल का, जिसको हम टेल कहते हैं, जी टेल, खाले की जो टेल, जिसे खाले की टेल, वहां तो 8 दिन में एक ही दिन पानी चल रहा है ना, बिल्कुल ऐसे है। तो वहां पर बहुत ज्यादा पक्का बनाने से फिर वो फायदा नहीं रहता जो खर्च हम करते हैं। अच्छा, टेल की तरफ आप नहीं बनाते, शुरू से आप शुरू से लेकर 50 नहर से जो आपका मौका शुरू होता है वहां जी, वहाँ से। शादी में आपकी तरफ आऊँगा। हमारे इस्लाम में भी बड़ा सख्ती से कहा गया है कि पानी का ज़िया ना किया जाए, कम से कम इस्तेमाल किया जाए, अपने घरेलू ज़रूरियात के लिए भी। जिस तरह पहले सिंधु साहब ने भी किया, नहाने के लिए शावर की बजाय आप बाल्टी इस्तेमाल कर लें। आपके सामने अच्छा, सीरतुन नबी को ले लें। सुने, घरेलू ख़वातीन ये भी बड़ा किरदार अदा कर सकती हैं पानी की बचत के लिए। इसी तरह वाटर मैनेजमेंट के लिए हमें सबको, मकसद किसान से लेके शहर के ख़वातीन तक, सबको अपना किरदार अदा कैसे कर सकते हैं ताकि ये बचत हो सके? सर, सबसे पहले तो ये है कि आप अपने घर के लॉन को पानी लगाते हैं, उसकी टाइमिंग आप दिन में ना रखें, वो इवनिंग में लगाएं या रात को लगाएं।
उससे पानी की बड़ी बचत हो जाएगी आपको। ठीक है। कम पानी के अंदर आप बेहतर तौर पे अपने लॉन को बेहतर कर सकते हैं। माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा मशवरा है। ठीक है। हाँ, मॉर्निंग में ना बहुत अच्छा लगाएं आप, मशवरा। ठीक है। ठीक है ना। हमेशा इवनिंग में लगाएं, सॉरी मॉर्निंग में ना लगाएं, कभी भी ना लगाएं, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि मैं पिछले दिनों अब एक जगह पे था तो लगा रहे थे पानी दिन के टाइम ना, 9-10 बजे के टाइम। तो फिर मैंने अपने साहबजादे को कहा, मैंने कहा भाई देखो ये पौधे मुझसे बातें कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं भाई आप ना दें मुझे पानी इस वक्त। तो ये कह रहे हैं भाई ये तो सूरज ले जाएंगे, बिल्कुल पानी ठीक ले है। जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो आप मुझे दे रहे हैं तो मुझे मैं रात तो, को दें। हाँ मैं तो प्यासा रह जाऊंगा, ठीक तो है। ये तो सूरज ले जाएगा बिल्कुल पानी। ठीक है। तो वो इवनिंग में, एक तो ये हो जाए। दूसरी वजह ये है कि हमारे घरों में धोने का जो सिस्टम है सर, वो थोड़ा कम कर दें। उसकी जगह टाकी लगा लें या घर बिल्कुल ठीक को बात है। हफ्ते में एक दफ़ा धो झाड़ू दे लें, दें, 15 दिन हफ्ते, में धो बिल्कुल लें, ऐसे। उससे हम पानी की बचत कर सकते हैं। तीसरा ये है कि हम किचन में हमारे पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं ठीक है। कि ख़वातीन कम पानी के अंदर बर्तन धो लें। उसके लिए भी सिस्टम है ठीक कि हम पानी ऐसे आने के बजाय अगर वो शावरिंग से आएगा तो उससे जल्दी कम पानी के अंदर है, वो आप शावरिंग सिस्टम लगाएं किचन के अंदर ना बर्तन धोने के लिए, तो उससे कम पानी में आप ज़्यादा बर्तन या धो पहले लेंगे। टाकी से उसको प्लेट को साफ कर हाँ, लिया साफ जाए, कर फिर लिया पानी जाए, ठीक फिर है। पानी में साफ हाँ, किया फिर जाए, तो पानी इससे में भी साफ पानी की कर बचत हो जाएगी। तो सर बेतहाशा तरीके हैं जिससे हम पानी बचा सकते हैं, और हमें पानी बचाना चाहिए। देखें, इसमें जो आम शहरी है उसको एहसास कैसे पैदा होगा? मकसद ये बातें तो हम कर रहे हैं, मकसद इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आम शहरी हमारी आवाम उसमें एहसास कैसे पैदा होगा? बहुत से इलाकों में एहसास पैदा होना शुरू हो गया है। जैसे आप लाहौर शहर की मिसाल ले लें, उधर पानी 1000 से नीचे चला गया है। अब लाहौर शहर के 70% इलाके के अंदर पीने का पानी नहीं निकलता नीचे से, उन्हें पानी ख़रीद के पीना पड़ता है। तो ऐसे ही सिस्टम पे भी मुल्तान में भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि लाज़मी बात है ज़ेर ज़मीन पानी नीचे जाएगा, ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो ये एहसास पैदा होना शुरू हो गया है। और दूसरा वही मैंने जो स्टार्ट में आपसे बात की कि आपको सर इसको निसाब का हिस्सा बनाना पड़ेगा। नहीं शादी, हमारी निसाब का हिस्सा आदतें बिगड़ चुकी हैं। मकसद है कि पानी का बेदरेग इस्तेमाल करना, जिस तरह गाड़ियों को धोते हैं हम, पाइप चल रहा है, पानी गाड़ी धो रही है नहीं धो रहा है, नौकर खड़ा है, वो पंप चल रहा है और पानी सड़क पे जा रहा है, उससे बड़े से नुकसान होते हैं। पानी तो ज़ाया हो रहा है, आपकी जो बाहर मेटल सड़क बनी हुई है या जो टफ टाइल खराब लगी हो हुई रही है है। वो ज़ाया ख़राब हो रही है। फिर साथ जो मुसाफिर गुजर रहे हैं वो तंग हो रहे हैं, लेकिन कोई एहसास ही नहीं है। कि सर इसमें तो आपको अवेयरनेस देनी चाहिए आवाम को, आपको टीवी पर इश्तिहारात देने चाहिए, आपकी एनजीओज़ को सामने आना चाहिए, हुकूमत को सामने आना चाहिए कि लोगों को बताएंगे तो वो लोगों के अंदर ये, जिन इलाकों में पानी वाफिर मकदार में है, जैसे हमारे इलाके हैं, पंजाब के कुछ इलाके हैं, वो तो वाकई कर रहे हैं। लेकिन जहाँ कराची में या अब कम पानी वाले इलाके हैं सर, वहाँ पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पानी कम मिलता है, वहाँ इलाके बड़ी हैं। लोग अब आप ये देख लें, मिसाल ले लें कि अगर रावलपिंडी के अंदर आप घर खरीदने जाएं तो एक घर अगर 40 लाख का है या 50 लाख का है, छोटा सा घर, अगर उसके अंदर बोर वाला घर है तो वो 70 लाख का मिलेगा आपको। जो यहाँ पानी मौजूद है। जी सर, पानी की अहमियत आप ये देखें कि अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में या पहाड़ी इलाकों में घर लें तो बोर वाला जो घर है वो 15 से 20 लाख रुपए आपको ज्यादा उसको पे करने पड़ते हैं उसके, ताकि घर में पानी घर दस्तयाब में है। पानी दस्तियाब है। ठीक है। ठीक है ना। और जहाँ दस्तयाब है वो लोग कदर नहीं कर रहे, वो लोग हम कदर जैसे नहीं लोग। कर रहे, वो लोग कदर नहीं कर रहे। दूसरे कई घरों के अंदर लोगों ने 2-2 वाटर पंप लगाए हुए हैं, उसके ऊपर भी कानून साजी होनी चाहिए कि एक वाटर पंप एक घर लगा सकता है, ठीक है ना, तो 2 न लगाएं क्योंकि उससे पानी ज़ाया होता है। तो सर जी ये तो पानी के ऊपर तो सर जी बहुत कुछ होना चाहिए। अब ये सिर्फ आपने बातों से नहीं है, ये बेहतरीन हल अमल से बताया है। कि आपने सिलेबस में शामिल किया जाए। हाँ जी, सिलेबस में ताकि शामिल बच्चों करें को आप। प्राइमरी से ही इसकी तालीम दी जाए कि पानी की अहमियत क्या है और पानी को बचाकर हम कितना फ़ायदा ले सकते हैं, और हमारा इसके हवाले से हमारा मज़हब क्या कहता है। जी, हमारे मज़हब में भी इसके हवाले से बड़ी सख्ती है कि पानी ज़ाया ना करें। इसके अलावा और क्या लास्ट टाइम तो मैंने कहा था, मैंने कहा आप CSS अकेडमी में पढ़ाएं हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, ठीक है। ताकि वो क्योंकि लीडिंग रोल होता है उनका सोसाइटी के अंदर, तो वो भी पढ़ के बताएं लोगों वहाँ पर को ये शामिल है कि वाटर की एग्रीकल्चर ना, और वाटर मैनेजमेंट वाटर मैनेजमेंट पढ़ाएं उनको, पढ़ाया बकायदा अच्छा, जाता है। बहुत जरूरी वो पढ़ाया जाता है। अच्छा, जिस तरह ज़राअत की हम बात करें, मेन हमारा चैप्टर ज़राअत है। ज़राअत में लोग तालाब भी बना लेते हैं, मकसद तालाब है और बागों का पानी जो है वो ज़्यादा होता है आम ज़मीन के, तो वो पानी ज़्यादा ज़ाया करते हैं। उनके लिए कोई कानून साजी इस तरह की हो सकती है? जी, उनके लिए गवर्नमेंट बड़ी संजीदगी से सोच रही है। मैंने जैसे अर्ज़ किया ना कि ट्यूबवेल्स को भी बाकायदा बनाने के लिए गवर्नमेंट कानून ट्यूबवेल भी हर किसी को जायज़ ना हो ना, जहाँ दिल करे लगा दिया। सोच रही है। और क्लाइमेट चेंज जो आपकी आबो हवा तब्दील हो रही है,
इससे भी पानी की ज़रूरत जो है फसलों की वो आने वाले वक्त में बढ़ेगी। तो हमारे ज़िम्मेदार भाइयों को भी और आम पब्लिक को भी ये सोचना चाहिए कि जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ेगा तो ना सिर्फ ये है कि घरों में पानी की ज़रूरत बढ़ेगी बल्कि फसलों की जो ज़रूरत है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छा, पानी की जो कमी आप बता रहे हैं, इससे भी क्लाइमेट चेंज में कोई असर पड़ता है? जी, इसमें असर पड़ता है। आप जब दर्जा हरारत बढ़ेगा तो या तो ग्लेशियर यकदम पिघल जाएंगे। आपने टीवी पर देखते हैं कि लेक बन गई जी, ग्लेशियर पिघला, बिल्कुल लेक ऐसे, बन गई। बिल्कुल ऐसे। तो ये निशानी है कि क्लाइमेट चेंज या जो आबो हवा है वो तब्दील हो रही है, ये उसकी निशानी है। आपने ये देखा कि कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है और कभी होती ही नहीं। होती नहीं। ये भी जैसे एक ये भी एक इस साल निशानी देखें, है। अभी तक कोई बारिश नहीं जी, हुई ये भी एक निशानी है कि आबो हवा तब्दील हो रही है। ठीक है। तो हर आदमी को जो वहाँ पाकिस्तानी है उसको सोचना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने इर्द गिर्द दरख्त लगाएं। ठीक है, दरख्त लगाएं। दरख्त लगाएं। अच्छा, ग्लेशियर की आपने बात की, इसका पिघलना जो है ये अच्छी बात है या गलत बात है? जी, ये एक हद तक पिघलना तो हमें पानी सप्लाई करता है, लेकिन एक हद से ज़्यादा पिघलेगा तो वो दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से पिघलेगा और वो सैलाब आएंगे, और फ्लड आएगा, वो होगा फ्लैश फ्लड आएंगे, एकदम फ्लड आएंगे, बहुत बड़े बड़े फ्लड आएंगे और ज्यादा नुकसान होगा। और उससे ज़्यादा नुकसान होगा। और फिर अगर ये हमने ना लगाया, पूरी दुनिया ने अगर सोचकर क्लाइमेट चेंज को ना रोका तो होगा ये कि ये जो ग्लेशियर्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। जब ये ग्लेशियर्स ख़त्म होंगे तो पानी की सप्लाई बिल्कुल रुक जाएगी। अच्छा, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा आने वाले 50-100 सालों में। तो इंसानी नस्ल को सोचना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक बात पहले लिखते भी थे, बुजुर्ग में पढ़ता था जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी थे, कि एक ज़माना आएगा पानी पर जंग होगी, तो वो यही थी या कोई और है? यही है जंग कि जैसे इंडिया हमारा पानी रोक रहा है और हमें नीचे ड्राई कर रहा है। जैसे आपने देखा कि वो दरिया नाइल पर इथोपिया ने बंद बना लिए, नीचे उनके झगड़े चल रहे हैं आपस में। तो यही जंग है। वो उस वक़्त वो जो लोग कहते थे कि ये जंग होगी और वो ठीक कह रहे थे। तो हमें एक तो दरख्त बहुत ज़्यादा लगाने हैं। इवन अपने छतों पर हम मट्टी डाल के किसी ट्रे में दरख्त लगा लें, कोई वेजिटेशन कर लें, कोई घास लगा लें, कोई सब्जी लगा लें, क्योंकि वो सब्ज़ा भी करें, हाँ, greenery क्योंकि हो। वो भी आपके दर्जा हरारत को कम करने में अपना किरदार अदा करेगी। तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत कम कर लेंगे, हम इस वक्त अगर क्लाइमेट चेंज के हवाले से देखें या आबो हवा की तब्दीली के हवाले से, तो हम 7वें या 8वें नंबर पर आते हैं जिन मुल्कों में सबसे ज़्यादा ये तब्दीली Effect आ हो रहा रही है। है। जी सर। हम सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्कों में हैं, 7वें या 8वें नंबर पर हैं। तो हमें इस लिहाज से भी सोचना पड़ेगा कि अपनी ज़राअत को बचाने के लिए, पीने का पानी बचाने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। दरख्त लगाने पड़ेंगे, हमें सब्जियां अपने घरों में उगानी पड़ेंगी। हम जब पानी बहुत कम हो जाएगा तो हमें चाहिए ना कि हम अपने जो हमारा सूएज का पानी है उसी को साफ़ करके उसी से हम सब्जी उगा लें। नहीं शादी, एक ये भी तो हो सकता है, जिस तरह सिंधु साहब कह रहे हैं, घर का जो पानी हम ज़ाय करते हाँ हैं जी। उससे तो घर में सब्जी भी आप पैदा कर बिल्कुल सकते कर हैं, सकते हैं। और वो अपने ग्रासी प्लाट को, अपने पौधों को भी लगाया जा अपने सकता घर का पानी लगा सकते हैं। है। तो इसके स्टोर लिए लोग करके क्यों मकसद ये घरों काम में नहीं करते? स्टोरेज का बना के सिस्टम सर, उसके साथ एक फिल्टर लगा दें। ठीक है। हल्का सा। उसी पानी से आप सब्जियां भी उगा सकते हैं घर में, घर का लॉन भी सही कर सकते हैं। तो ये इस तरफ लोग क्यों नहीं जा और रहे? ग्लेशियर्स की बात कर रहे थे, तो अभी आजकल वो एक नई वो है, बिल गेट्स की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक लेयर बना रही है ऊपर सूरज को ढांपने के लिए ना। पहला ये तजर्बा जून में होने जा रहा है स्वीडन में ना। तो वो कहते हैं इससे दर्जा हरारत 4% नीचे आ जाएगा मसनूई तरीके से। लेकिन बहरहाल दुनिया उससे मुत्तफिक भी है और नहीं भी है, काफ़ी सारे उसके ऊपर वर्ल्ड में बहस शुरू है इस वक्त। लेकिन सर हमारा जो प्रॉब्लम है वो और है। हमारा प्रॉब्लम है कि हम सोचते नहीं हैं ऊपर से लेके नीचे तक। ना हमारे अरबाब इख्तियार के पास ये सोच है, ना हम अवाम के पास है, जिसकी वजह से हम पानी के बदतरीन बुरान का शिकार हो सकते हैं किसी भी वक्त। जैसे आपने जनूबी अफ्रीका में देखा कि केप टाउन के अंदर क्या हुआ कि लोगों राशनिंग हो गई, राशनिंग हो गई, बेताशा बुरे हालात हो गए वहाँ पे। राशनिंग हो गई कि इतने लीटर से ज़्यादा आपको डेली नहीं हाँ मिलेगा। जी सर, बड़ा बुरा हाल हुआ। आप उसको पढ़ें तो सही, आप देखें तो सही वहाँ क्या हुआ है। तो ऐसे किसी बुरान का हम शिकार हो सकते हैं। आप ये ना समझिएगा कि हम कोई बहुत अच्छी पोजीशन में हैं इस वक्त पानी के। आपका जो सवाल बार बार सर देखिए, परेशानी का कराची अगर बहुत हम बड़े- अपने मुल्क की बात करते हैं, कराची में जितना पानी है और जितनी उसकी कीमत है और जो बड़े लोग हैं उनको ही दस्तयाब है, आम आदमी को तो कराची में पानी दस्तयाब ही नहीं बिल्कुल है। सही कह रहे हैं। आपका जो सवाल है ना कि बार बार कि हमें क्या करना चाहिए, जी। तो जैसे आपने देखा कि बहुत सारे हमारे माशाल्लाह अदारे थे प्राइवेट प्रिंट मीडिया के जो कश्मीर की आज़ादी के लिए
थ्रू आउट जब से वो शुरू हुए तो वो कश्मीर की आज़ादी के लिए 2 लाइन का मैसेज दिया हाँ करते बिल्कुल थे, ठीक है? बिल्कुल दिया करते, ठीक है। तो बहुत अच्छे अदारे थे। तो इसी तरह अब भी हमें भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इसको एक कौमी अवेयरनेस के फर्ज लिए समझ के, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह तो रहे हैं। दिन में 1 या 2 दफ़ा लोगों को प्राइम याद टाइम में दहाने कोई के लिए छोटे से 2 बताने लफ्ज़ के ही दे दिया हाँ, करें, ठीक कह रहे हैं। तो इस तरह से अवेयरनेस आएगी। और आपको पता है कि आज जो मीडिया है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो कितना ज़्यादा लोगों मुअस्सर तक है। मौसर है जी, बिल्कुल ऐसे है। तो हम इसको और इसको हुकूमती सतह पर और जो हमारी प्राइवेट तंजीमें हैं, हाँ, तंजीमें प्राइवेट जो है। तंजीमें, उनको भी चाहिए कि इस हवाले से कोई अपनी कैंपेन लॉन्च करें जी, ताकि बिल्कुल। लोगों को गाए बगाए इस चीज़ को वो आप बताएं कि पानी हम ज़ाय कर रहे हैं जिसका हमें नुकसान होना है फ्यूचर में। जी, और क्लाइमेट चेंज के लिए हमें आबादी भी कम करना पड़ेगी, तो इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी जो आबादी है, ये इस वक्त हम 22 करोड़ हैं, अगर इसी रफ्तार से हम बढ़ते रहे 24 तो करोड़ आने है वाले सर। 10 22 सालों करोड़ में तो हम हैं हम ना। 32-33 करोड़ हो जाएंगे। तो जो हमारी ज़मीन है इस वक्त ज़रई ज़मीन, उस पर देखें कितना दबाव आएगा। ज़ाहिर बात हमारे है, घर, फूड सिक्योरिटी का मसला मार्केटें, बनेगा, सड़कें, सड़क बिल्कुल तो ऐसे। हमारा वो फूड सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं कि हमें खाने पीने का जो तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हाँ वो मुश्किल हो वो जाएगा, कहाँ से मिलेगा? मुश्किल हो जाएगा। तो इस लिहाज से हमें, एक तो गवर्नमेंट बना रही है कानून कि आप ऊपर की तरफ मंजिलें बनाएं, जो और ज़राई ज़मीन है उसको बचाएं। जो अमूदी है वो बनाएं, जो उफ़की है या हॉरिजॉन्टल जिसको कहते हैं, उस तरफ हम अपनी ज़राई ज़मीन को बचाएं। संधू साहब, टाइम की कमी है, बहुत शुक्रिया आपका। मुदब्बिर शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के जो मेरे मेहमान थे, इन्होंने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू किया है। हमारे मज़हब में भी, हमारे इस्लाम में भी बार बार कहा गया है कि पानी का बेजा इस्तेमाल ना किया जाए, पानी को अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें, और ये कैंपेन, ये मुहिम अपने हमसायों तक पहुँचाएँ। हर बंदे की ज़िम्मेदारी है कि वो पानी को बचाएँ ताकि हमारे आने वाली नस्लों को फ़ायदा हो और मुल्क खुशहाल हो। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।